हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हमने ये देखा था कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने न्यूक्लियस का पता लगाया, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से हम एटम को स्टेबल नहीं बोल सकते थे। लेकिन एटम फिर भी स्टेबल था। उसको ओवरकम किया था हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट ने। ठीक है। तो उसको भी हमने स्टडी किया था। उसके बाद आती है बात कि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन तो हमें पता था। ठीक है, प्रोटॉन हमें पता था, लेकिन अगर हमने दो एटम्स को इनिशियली देखो, हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, बोहर ने भी हमें बताया, बोहर ने जो किया वो उसने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए किया था। ठीक है। तो अब बात आती है कि जब हम दो एटम्स को कंपेयर करते हैं, इनिशियली हमारे पास हमें सभी जब तक हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई उस टाइम तक हमें सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता था। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में। ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम मास निकालते हैं तो हमारा जो मास जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। ठीक है। अगर इनिशियली हम देखें, अगर स्मॉलेस्ट, अगर छोटे से छोटे एलिमेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का हमारा और हीलियम। ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन का हम पता है कि जो हमारा मास नंबर है उससे हमारा निकलता है हमारा कितना मास है ना। अगर हम मास नंबर से निकालें तो इसका हमारा कितना है, 4 AMU होगा मास, और इसका हमारा 1 AMU है मास। अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब अगर हम इसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एडेड है ना, न्यूट्रॉन भी है। अब इस लेवल तक हमें पता था कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ प्रोटॉन है, हमें न्यूट्रॉन का आइडिया नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंगली तो हमारे पास इसमें सिर्फ एटम, न्यूक्लियस में भी हमारे पास कितना वेट होना चाहिए, जो हमारा मास है वो कितना होना चाहिए, 2 AMU होना चाहिए, लेकिन हमारा होता कितना है, 4 AMU। तो जब हमने कंपेयर किया, अगर हम वेट किया हमने एक हाइड्रोजन एटम को और एक हीलियम एटम को, तो अगर हम नॉर्मली अगर यहाँ से कंपेयर करना चाहें तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम जो हैं, दो हाइड्रोजन के एटम क्या है, 1 हीलियम एटम के इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा नहीं निकला। जब हमने एक्सपेरिमेंटली उसको देखना चाहा या प्रूव करना चाहा, हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम जो थे वो 1 हीलियम के एटम के इक्वल थे। ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमारे हीलियम में 2 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन के अलावा भी कोई एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो ये सब कंफ्यूजन साइंटिस्ट के माइंड में चलती रही। उसके बाद साइंटिस्ट 1932 में चेडविक, देखिए क्या नाम है साइंटिस्ट का, जेम्स चेडविक। 1932 में जेम्स चेडविक, ठीक है, 1932 में जेम्स चेडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया। ठीक है। क्योंकि देखो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, वो ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन इससे पहले कंपेयर किया चेडविक से पहले, लेकिन चेडविक ने हमें इसके बारे में नॉलेज, मतलब जो अपने एक्सपेरिमेंट्स में फाइनली कंक्लूजन निकाल के जो हमारे सामने चीजें लाया वो लेकर आया चेडविक। ठीक है। चेडविक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे पता चला कि एक कोई एलिमेंट, एक कोई आपके पास पार्टिकल है। ठीक है। एक कोई आपके पास पार्टिकल है जिससे हमारा जो एटॉमिक वो मास है वो कंपेयर हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए कि जिससे हमें बाद में फर्दर हम जिसको मास नंबर बोल रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए बात आती है कि हुआ क्या, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई। जेम्स चेडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया पोलोनियम। ठीक है। अब पोलोनियम से क्या हुआ, उसके बाद सबसे पहले इसने क्या किया, इसको एक चैम्बर में क्लोज किया क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। ठीक है।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, ठीक है। जो यहां से अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, ठीक है, जो यहां से अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, उसने क्या किया, उसको एक बेरिलियम की एक ब्लॉक लिया, बेरिलियम का या लेड का, उससे उसने उस अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया। ये हमारे पास बेरिलियम है या लेड है, ठीक है, बेरिलियम या लेड की शीट थी। फाइन, तो क्या हुआ, जब अल्फा पार्टिकल्स को क्या कराया इसने, पार्टिकल्स को बेरिलियम या लेड से बम्बार्ड कराया। क्या कराया, बॉम्बार्डिंग, बॉम्बार्ड बोल सकते हैं या नॉर्मल स्ट्राइक टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो जोर से जाके उससे टकराया। जब उसने उसके साथ बम्बार्डिंग की तो क्या देखा उसने कि यहाँ लेड इससे हमारे पास कुछ पार्टिकल्स निकले, ठीक है, वो पार्टिकल्स जो थे वो न्यूट्रॉन थे। वो पार्टिकल्स क्या थे, हमारे न्यूट्रॉन थे। क्लियर, वो पार्टिकल्स न्यूट्रॉन थे। अब वो न्यूट्रॉन हमें कैसे पता चला, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। अब जो यहाँ से न्यूट्रॉन निकले थे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं हुए, मतलब उन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर नहीं हुआ उन न्यूट्रॉन्स पर। तो इसका मतलब हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे पास ये पार्टिकल आ रहे हैं ये कैसे हैं, न्यूट्रल है। कैसे हैं ये पार्टिकल्स, हमारे न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद जब ये न्यूट्रॉन्स को हमने उसके बाद एक हाइड्रोकार्बन लिया और हाइड्रोकार्बन की रॉड से हमने क्या किया, इन न्यूट्रॉन्स को स्ट्राइक कराया। स्ट्राइक कराने के बाद क्या हुआ, न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करने के बाद यहां से हमारे क्या है, प्रोटॉन निकले, ठीक है। न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराने के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ से प्रोटॉन निकले, ठीक है। अब जो प्रोटॉन निकले वो हमने क्या है, प्रोटॉन डिटेक्टर से डिटेक्ट कर दिए। यहाँ पे हमने लगाया है प्रोटॉन डिटेक्टर, प्रोटॉन डिटेक्टर से डिटेक्ट किया कि ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं ये कौन से हैं। ये हमने जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि ये जो पार्टिकल्स निकले हैं हाइड्रोकार्बन की शीट से वो हमारे क्या निकले हैं, प्रोटॉन निकले हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास न्यूट्रॉन आए, क्लियर, न्यूट्रॉन के पास अभी हमें पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो हमारे न्यूट्रल है, दैट मीन्स उनके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मास हमें पता है कि इनका कंपैरेबली सेम है, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो अब देखो वो हम मास कैसे बोलते हैं, उसके बाद जब हमें पता लगा कि न्यूट्रॉन है तो हमने मास भी उसका मेजर किया, जैसे हमने प्रोटॉन का मेजर किया था साइंटिस्ट्स ने। तो अब यहां से बात आती है कि जब न्यूट्रॉन ने जब इसमें स्ट्राइक किया तो प्रोटॉन निकले। अब न्यूट्रॉन का जो मोमेंटम था वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल होगा, ठीक है। अब न्यूट्रॉन का मोमेंटम जो होगा ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल होगा। तो क्या होगा, जब वो उसे स्ट्राइक करेगा तभी वो उसको बाहर इजेक्ट कर सकता है। अगर उसका मोमेंटम उसके और नियर बाय भी नहीं होगा तो वो उसको नॉकआउट नहीं कर पाएगा एलिमेंट से, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उनका जो मोमेंटम था वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मोमेंटम के इक्वल था, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या बोला कि जो हमारे न्यूट्रॉन है, जब हमने एक्सपेरिमेंट फर्दर कंडक्ट किए तो हमने न्यूट्रॉन का जो मास था वो हमने निकाला 1.6749 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोटॉन का मास था, मास ऑफ प्रोटॉन जो था वो हमारा 1.6726 था, है ना, इंटू 10⁻⁻27। ये हमने पहले भी यूज किया है और ये मास जो आया था ये हमारा केजीज में आया था। तो हमने देखा कि देखो स्टार्ट इनिशियली हमने बोला कि इन दोनों का मास सेम है, लेकिन फर्दर जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए तो देयर वाज सम डिफरेंस इन देयर मासेस। और डिफरेंस भी देखो, अगर हम आप नॉर्मल बात करें तो डिफरेंस हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ना। और क्योंकि देखो -27 पावर है 10 की और वो भी केजीज में हम देख रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंस में भी देखिए क्या आ रहा है, 0.00 इन दोनों का डिफरेंस आएगा, 0.0026 और 0.0049 का, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस हुआ, 0.0023 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो वो हम अगर आप नॉर्मल बात करें तो हमारे हिसाब से तो वो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है, हमें एक और पार्टिकल के बारे में पता चला जो कि हमारा कौन सा पार्टिकल था, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो न्यूट्रॉन की, तो
प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल के हर एलिमेंट में न्यूट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा पार्टिकल है कि जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नेम द एलिमेंट विच हुज एटम डज नॉट कंसिस्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो हमारे पास अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, ये एक हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है। ठीक है, क्या है हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है। ठीक है, अगर हम मास चार्ज की बात करें तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ न्यूट्रल। ठीक है, अगर हम मास की बात करें तो वो मास भी आपको पता है। फाइन, अब अगर हम ये बोले कि इसकी पेनिट्रेशन पावर कैसी है, तो अब आप देखिए पेनिट्रेशन पावर तो इसकी बहुत स्ट्रांग है। ये क्या है, हाईली पेनिट्रेटिंग पावर है इसकी, हाईली पेनिट्रेटेबल है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, हाईली पेनिट्रेट कर सकता है ये, क्योंकि हमें कैसे पता चला हाईली पेनिट्रेट कर सकता है, जब हमने इसको देखा कि ये हमने इसको उसमें रखा था क्योंकि हमने देखा कि ये जो हमने विंडो से पास कराया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, तो हमने ये ऑब्जर्व किया। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद नहीं हम डायरेक्ट किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचे, हमने और भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो थिक शीट के थ्रू भी पेनिट्रेट कर सकता है, थिक शीट के थ्रू भी जो हमारा न्यूट्रॉन है वो पास कर जाएगा। क्लियर, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। ठीक है, तो ये किसी भी हैवी न्यूक्लियस के अंदर से ये इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। क्लियर, उसके बाद अगर हम बोले कि अगर ये न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो हम बोल सकते हैं ये स्टेबल है। और अगर ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा तो ये उस कंडीशन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ एनर्जी और एंटी न्यूट्रॉन में डिके हो जाएगा। डिके हो जाएगा मतलब ये इन चीजों को डेवलप करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, एंटी न्यूट्रॉन और हमारे पास कुछ एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये कब होगा, जब ये आउटसाइड आपका न्यूक्लियस होगा। तो ये किस किस में डिके हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोले इसकी और क्या प्रॉपर्टी है कि ये न्यूट्रल है, ये हो गया। ठीक है, तो इसकी ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको देखनी है। क्लियर, उसके बाद आता है न्यूक्लियर फोर्स, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। प्रोटॉन इसमें इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स 11th में भी आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। ठीक है, अब न्यूक्लियर फोर्स नाम से ही क्लियर है कि दैट फोर्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, फोर्स दैट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स में क्या है कि आपके पास देखिए आपका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब कि जो आपका कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स से पहले हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस थे जिनके बारे में हमें पता था, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। ठीक है, 2 तो बेसिक फोर्स हैं ही, तो इनके बारे में भी हमें पता था। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या बोलता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोलता है, लाइक क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो यहाँ तो नहीं हो रहा, न्यूक्लियस में सारे एक साथ हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर तो लाइक आपका रिपेल नहीं कर रहा है न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा भी कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इसको बाइंड करके रखा हुआ है, जो हमारे न्यूक्लियस को बाइंड करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स भी है हमारे पास। ठीक है,
तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का रूल्स अगर हम यहाँ पर लगाना चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो अब वो हमारे यहाँ पर नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो क्या था, रिपल्सिव था, और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव था, तो न्यूक्लियर फोर्स हमारा क्या है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, किस कंडीशन में अट्रैक्टिव है, सभी कंडीशंस में अट्रैक्टिव है न्यूक्लियर फोर्स। अगर आपके पास न्यूट्रॉन है, मतलब विदाउट चार्ज, तो भी, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस में, तो न्यूट्रॉन है तो भी ये अट्रैक्टिव है। प्रोटॉन दैट मीन्स सेम चार्ज वाले, तो भी ये अट्रैक्टिव है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो भी ये अट्रैक्टिव है। तो इसका मतलब कि ये हर कंडीशन में आपका कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अब ये क्या है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखे हुए हैं। ठीक है, क्या है, ये न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखे हुए हैं। तो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो हमारा ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इसकी बहुत छोटी रेंज है। ठीक है, क्लियर। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी वेरिएशन से देखें, थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, कि हमारे पास कोई भी चार्ज हो वो ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद एक ग्राफ प्लॉट किया है जिससे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने एक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है जिससे हम काफी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, अब वो काफी चीजें क्या है कि हमारे पास अगर ये न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस है, हमारे पास यहाँ पर ये हमने डिस्टेंस लिया है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, और ये किसमें है, हमारा फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर, ये हमारा होता है 1 फेम्टोमीटर के इक्वल। ठीक है, कितना होता है ये, 1 फेम्टोमीटर के इक्वल होता है। क्लियर, और यहां से हमारे पास आती है ये पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, जो हमारे एलिमेंट पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम उस पोटेंशियल एनर्जी के और जो हमारे पास डिस्टेंस है न्यूक्लियॉन्स का, उसके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, और उस ग्राफ से हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, साइंटिस्ट ने जो कंक्लूड किया वो ये बोला कि जो हमारे पास मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ठीक है, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा वो कहां पर होगा, 0.8 फेम्टोमीटर पर। ठीक है, कहां पर होगा, 0.8 फेम्टोमीटर पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले तो आप ये देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है हमारे पास, यहाँ पर 0.8 पर मैक्सिमम वैल्यू आती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से 0.8 पर मैक्सिमम वैल्यू आती है और इस तरीके से होके वो चलता है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहां पर आएगी, आर की वैल्यू अगर 0.8 है फेम्टोमीटर, 0.8 फेम्टोमीटर है, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है अट्रैक्शन की मैक्सिमम है, दैट मीन्स अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट आर इक्वल्स टू 0.8 फेम्टोमीटर। ठीक है, तो 0.8 अगर वैल्यू है तो हमारे पास मैक्सिमम अट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, अब हम इस 0.8 से कम और ज्यादा अगर जाते हैं, तो अगर हम 0.8 से वैल्यू कम रखते हैं तो क्या देख रहे हैं हम कि एक शार्प ग्राफ बन रहा है। ठीक है ना, मतलब एक रैपिड इंक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू में, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रैपिड इंक्रीज दिखा रही है। ठीक है, कैसे, जैसे कि आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आर की वैल्यू अगर इस 0.8 से कम है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, रैपिड इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है। और आर की वैल्यू अगर 0.8 से ज्यादा है, 0.8 से ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर जाकर ये क्या करेगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट पर जाकर ये क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर। अगर आर से इंक्रीज कर रही है वैल्यू तो क्या देखा हमने, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है इसकी वैल्यू, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पर जाकर जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमने कंक्लूड किया था बाय यूजिंग द ग्राफ दैट वाज प्लॉट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो ये कुछ कंक्लूजन हमने इस ग्राफ से कंक्लूड किए, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में है। ठीक है, तो बेटा इसको 2 मार्क्स के लिए आप न्यूक्लियर फोर्स को प्रिपेयर करें कि 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना, पॉइंट्स लर्न करना 3-4 पॉइंट्स में ब्रेक करके कि इसकी मैक्सिमम अट्रैक्शन कब होता है। ठीक है, मिनिमम अट्रैक्शन कब होता है, मिनिमम अट्रैक्शन होता है इसका एट r इक्वल्स टू 4 फेम्टोमीटर पर। ठीक है, एट r इक्वल्स टू 4 फेम्टोमीटर पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एट r इक्वल्स टू 4 फेम्टोमीटर न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस ग्राफ से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए कि मैक्सिमम अट्रैक्शन कब होती है, मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है एट द डिस्टेंस ऑफ 0.8 फेम्टोमीटर। ठीक है, अब अगर हम डिस्टेंस को 0.8 फेम्टोमीटर से कम करते हैं तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है वो इंक्रीज करता है रैपिडली। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू इस 0.8 से इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, ये जो ग्राफ है ये डिक्रीज करेगा और इसकी वैल्यू क्या है, एक पॉइंट पर जाकर जीरो हो जाएगी। अब वो किस पॉइंट पर जीरो होगी आपकी, वो एट r इक्वल्स टू 4 फेम्टोमीटर पर इसकी वैल्यू जो होती है न्यूक्लियर फोर्स की वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता होने चाहिए। बाकी तो सिंपल ही हैं, आपको ऑलरेडी आई थिंक पहले भी पता होंगे अगर 11th में आपने पढ़ा है तो। लेकिन जो आपके इसमें नया पॉइंट आया है न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड वो ये ग्राफ है, जिससे रिलेटेड आपसे 1 मार्क्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना और अच्छे से इसको रीड करना बुक से। क्लियर। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।